हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग डीबीटी एग्ज़ाम के लिए लाइव सेशन कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के सेशन को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2018, 19, 20, 2008, 9, 10 इन सारे ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में भी आ रहा होगा और यहाँ पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे डीबीटी क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम 2011 एग्ज़ाम, और उसमें मैं कर रहा हूँ सेक्शन ए का 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है मॉर्फोजेनेटिक कंपिटेंस इन कैलस टिश्यू इज ऑब्टेन्ड बाय। तो मॉर्फोजेनेटिक कंपिटेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक यानी मॉर्फोलॉजी यानी उस कैलस सेल्स है। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। यहाँ पर ऑर्गन का अभी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक का मतलब है कि उनमें सारे जो लेयर्स हैं, लेयर्स जो से फ्यूचर में ऑर्गन बनने वाले हैं, वो डिसाइड हो गए। तो वो डिसाइड कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन, जहाँ पर जो ऑलरेडी कमिटेड सेल्स हैं वो वापस से डी डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म कर देंगे, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और डिवाइड करके वो क्लम्प ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे और उससे फिर वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन इज अ प्रोसेस वेयर परमानेंट टिश्यू और सेल अंडरगो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ये वापस से जो परमानेंट सेल्स है वो फिर से डी डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्म कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और वहाँ पर इनके पास एबिलिटी क्या आ जाएगी? डिवाइड करने की प्रॉपर्टी। तो ये डिवाइड करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू रिकमेंडेड डीएनए सेफ्टी गाइडलाइन इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा MBPGR। यहाँ पर ये वाला जो है, ये इंस्टीट्यूट मोस्टली इससे रिलेटेड है, जहाँ पर जीनोमिक ट्रांसजेनिक या जीनोमिक रिकम्बिनेंट टेक्निक से प्लांट हाइब्रिड फॉर्मेशन करते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर सेफ्टी गाइडलाइंस से कोई रिलेटेड इनका नहीं है, रिलेशन नहीं, ये इनको रेगुलेट नहीं करते। तो ये आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इंडिकेट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 जीन इन हायर प्लांट। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन इन 2 gene in higher plant. The closer 2 gene are in each other on the chromosome, the higher the frequency of the recombination between them. नहीं, क्लोजर अगर ज़्यादा होगा तो उनके बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। The more distance the 2 gene are to each other on the chromosome, the higher the frequency of recombination बिटवीन देम। ये ठीक है, ये ट्रू होगा, ये सही है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा 2 जीन के बीच में, उनके बीच में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा होगा। इफ द 2 जीन आर लोकेटेड इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, देन देयर विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन विल बी मोर। नहीं, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होना चाहिए, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं होगा। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो 2 जीन आर लोकेटेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम विल लो, नहीं, ये भी गलत। तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। जब भी क्रोमोसोम पर जीन जो होते हैं वो अगर 2 डिफरेंट पोजीशन पे हो, जैसे ए और बी, इनके बीच में चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग स्टेज। तो ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग स्टेज में बहुत सारे प्रोटीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज होता होगा। तो उसको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप रिपोर्टर जीन लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाना रिपोर्टर जीन? प्रोमोटर के बाद नहीं,
जीन के बाद अगर प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, और उसके बाद में जीन है, जीन के बाद में आपको रिपोर्टर जीन लगाना है ताकि ये जब जीन एक्सप्रेस हो तब उसके साथ में रिपोर्टर जीन भी एक्सप्रेस हो जाए। और रिपोर्टर जीन, वो जीन जहाँ जब जाएगा, मतलब एमआरएनए उसका प्रोटीन बनेगा, तो वो रिपोर्टर जीन से भी प्रोटीन बनेगा, जैसे जीएफपी, ग्रीन फ्लोरोसेंस टैग प्रोटीन। तो जीन अगर वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिपोर्टर जीन के भी प्रोटीन में कन्वर्ट करके वो फ्लोरोसेंस देगा। तो ये हम लोग को जीन के बाद में लगाना, जीन के पहले नहीं लगा सकते। जीन के पहले लगाएंगे तो जीन एक्सप्रेस हो सकता ना करे, लेकिन रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस कर जाए तो ये तो फॉल्स रिजल्ट देगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन, यूज ए एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन। यस, वी कैन यूज ए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पर्टिकुलर प्रोटीन, ये सही मेथड है। सेपरेशन ऑफ सेल कंपार्टमेंट नहीं, ये सब सारे मेथड नहीं, तो आंसर यहाँ पर बी होगा कि बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर एन एग्रीमेंट बिटवीन अबाउट रेगुलेटिंग बोथ टैरिफ रेट एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्लोबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर गैट। आंसर इसका डायरेक्ट फर्स्ट होगा। यहाँ से पेज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आर ए गोल्ड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द माइन वेस्ट इज कैरिड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। तो गोल्ड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द माइंस हम लोग जनरली उस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं यहाँ पर जिनमें एसिडोथ्रियोबैसिलस जो सल्फर रिमूव कर सकता है और एसिडिक कंडीशन में भी रह सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में गोल्ड क्या होंगे, वो काफ़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर उस तरह के मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत है जहाँ पर ये गोल्ड को रिड्यूस्ड फॉर्म से इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो आंसर डी इसका करेक्ट होगा, एसिडोथियोबैसिलस। नेक्स्ट आ रहे हैं लाइब्रेरी स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए जीन इन ए प्लांट इज रेफर्ड टू। तो यहाँ पे लाइब्रेरी को स्क्रीन करना है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ जीन का। तो जैसे कोई जीन है, उस जीन से कोई प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन इस जीन का क्या हो गया, एक्टिविटी, यानी जीन का अपना एक कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी को क्या कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी को स्क्रीन करेंगे। तो आंसर यहाँ पर होगा फंक्शनल क्लोनिंग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस जीन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उसको यूज करके हम लोग जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फंक्शनल क्लोनिंग। द फ्लूइड यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन इज, यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्प्रेस्ड गैस होगा। हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस हम लोग यूज करते हैं फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। गाउचर डिजीज, ये जो डिजीज है caused due to deficiency of glucocerebrosidase, ये आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स ब्रेन में, वहाँ पर ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स यानी बहुत सारे वहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स गैंग्लियोसाइट्स में, उनमें कुछ डिफेक्टिव हो गया फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं गाउचर डिजीज। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल disorder. Next are during the penicillin extraction process, pH is adjusted to the acidic value. ये pH acidic value के लिए इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर उनका पेनिसिलिन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्हांस कर सके, यानी पेनिसिलिन जल्दी प्रेसिपिटेट करे एसिडिक इन्वायरमेंट में, जो इजी होगा इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Marine bacteria changes their morphology in response to their nutrient in their surrounding environment and phenomenon. Next यहाँ पर marine bacteria जो है changes their morphology and response to the nutrient in their surrounding environment and phenomenon is referred to. तो यहाँ पर कोई मेराइन बैक्टीरिया अगर अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है विद द सराउंडिंग, उसके एडजस्ट करता है, तो उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे, पेलियोमॉर्फिज्म। तो ये मॉर्फिज्म टर्म जो है ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, या तो मेलेनिन का सिंथेसिस ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम लोग वो बोलते हैं पेलियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेराइन सेडिमेंट derived from the erosion of the rock are called
लिथोजेनियस सेडिमेंटेशन। लिथोजेनियस मतलब यहाँ पर लिथोजेनियस जो डेराइव्ड होता है, डेराइव्ड फ्रॉम रॉक, जिसमें वेदरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। और वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक से क्या फॉर्म होगा? सॉइल फॉर्मेशन। और ये सॉइल जब फॉर्म करेंगे तो ये सी बेड में जाने के बाद में वहाँ पर मेराइन सेडिमेंट फॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इनएनिमेट हैबिटेट कॉलोनाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपीब्लास्टिक। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, एपीब्लास्टिक। यहाँ पर एपीब्लास्टिक प्रोसेस से ये क्या होता है? इनएनिमेट हैबिटेट, वहाँ पर जैसे पहले बैरन लैंड थे, बैरन लैंड, कोई लाइफ वहाँ नहीं था, और वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आके स्टार्ट किया सर्वाइवल, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एपीबायोटिक। नेक्स्ट आ रहे हैं प्रोबायोंट इन एक्वाकल्चर इज रेगुलरली यूज टू। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करेंगे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ पॉन्ड। अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस हैं वो तो या तो स्कैवेंज हो जाएं, या तो फिर बैक्टीरिया या वायरसेस या फिर उनमें प्रोटिस्टस जो हैं उनकी डेथ हो जाए। तो ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट है लिथोऑटोट्रॉप्स। लिथोऑटोट्रॉप्स जो है ये वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर जो होगा वो वाटर नहीं होगा, बल्कि कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, मिनरल ऑरिजिन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, डिराइव्ड एनर्जी फ्रॉम द रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑफ मिनरल ऑरिजिन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हायर वर्जन ऑफ ब्लॉसम, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को एनालिसिस करने के लिए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 6 का ए ऑप्शन सही है। टीबी ब्लास्ट एक्स matches the DNA query sequence translated into all 6 reading frame against the DNA database with gap, no gap allowed, gap is allowed, gap depending on the input sequence, gap depending on database। इन 6 सीक्वेंस के बीच में कोई भी गैप अलाउड नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 17 का ए। Next, changing with which of the following blast parameter would tend to yield favor search result। तो blast parameter का अगर yield increase करना है तो हम लोग को क्या करना होगा? इसके threshold वैल्यू को increase करना होगा। यस, आंसर सी इसका करेक्ट है। बाकी सारे टर्निंग ऑफ द लो कॉम्प्लेक्सिटी फिल्टर नहीं, चेंजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 नहीं, ये आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइजिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसकी वजह से स्पेसिफिक रिजल्ट आना शुरू होगा। नेक्स्ट आ रहा है द रामचंद्रन मैप ऑफ ए प्रोटीन रिप्रेजेंटेशन अलाउ यू टू आइडेंटिफाई। तो रामचंद्रन प्लॉट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, अल्फा हेलिक्स या बीटा कॉन्फर्मेशन इनके, और इसके अलावा हिस्टोरिकली डिसअलाउड और अलाउड कॉन्फर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका है कि कौन कौन से एमाइनो एसिड प्रोटीन में जो एक दूसरे के साथ में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे, उनके बल्की जो साइड चेन में बल्की ग्रुप होते हैं उनकी वजह से हिंड्रेंस अलाउड है या हिंड्रेंस अलाउड नहीं है, इसको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग रामचंद्रन प्लॉट। आंसर सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। द हिस्टोरिकली डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आर विच इंफॉर्मेशन अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू डू स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम आउटपुट इसका कैसे हो सकता है?
अगर हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट और लाइगेंड दोनों को स्टडी कर लें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब इसके 3D स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम किस एमाइनो एसिड के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और सबस्ट्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप एंजाइम के किस एमाइनो एसिड के किस फंक्शनल ग्रुप से कितना डिस्टेंस पर है, ये सब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो आंसर इसका सी बेस्ट होगा। यहाँ से पेज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द लाइगेंड मॉलिक्यूल वन कैन नॉट यूज द रेंडरिंग स्टाइल ऑफ, रेंडरिंग स्टाइल ऑफ स्टिक नहीं, स्टिक यूज करते हैं, बॉल एंड स्टिक मॉडल भी यूज, रिबन यूज नहीं करते। ये सी ऑप्शन इज दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। अब आ रहे हैं द एंगल बिटवीन टू लॉन्ग हेलिकल आर्म ऑफ tRNA इज अबाउट। ये अगर tRNA है तो दो के लूप के बीच में कितना एंगल होगा? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री और इनके बीच में 90 डिग्री। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, 90 डिग्री। साइटोकाइंस दैट डाउन रेगुलेट द टी सेल्स मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो साइटोकाइंस जो डाउन रेगुलेट करता है टी सेल मेडिएटेड होते हैं TGF बीटा। नेक्स्ट, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क इज IgA, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। IgA ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है और इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। टॉक्सिन कंजुगेटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर नोन एट, अगर टॉक्सिन कोई मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन्स बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे हैं एक्सोटॉक्सिन्स आउटसाइड ऑफ द सेल टू कॉज ए इन्फेक्शन इन द ऑर्गेनिज्म और होस्ट, इसको अगर टारगेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एंटीबॉडीज को ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम लोग इम्यूनोटॉक्सिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर? कौन सा सिग्नलिंग रिसेप्टर नहीं है? साइटोकाइन रिसेप्टर, यस इट इज प्रेजेंट। केमोकाइन रिसेप्टर, ये भी रिसेप्टर है। टी सेल रिसेप्टर, ये भी रिसेप्टर है, किसी के साथ में ये बाइंड करके इंट्रैक्शन करते हैं। मैनोस रिसेप्टर एलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, मैनोस के साथ में कोई और चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रिसेप्टर ट्रू रिसेप्टर नहीं है। डी ऑप्शन इज नॉट ए ट्रू रिसेप्टर। फोर्थ ऑप्शन, ए पेशेंट ऑफ ग्रैब डिजीज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट, ग्रैब डिजीज अगर एंटीबॉडी हम लोग अगर एंटीबॉडी से ट्रीट करेंगे तो ग्रैब डिजीज बेसिकली कॉज होगा क्योंकि वहाँ पर थायराइड जो होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करके हमारी बॉडी में थायरोक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ग्रैब डिजीज होगा। तो ये आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आर सर्वाइवल ऑफ माइस एग्जिबिटिंग ऑटो इम्यून लुपस लाइक सिम्टम्स मे बी प्रोलॉन्ग्ड बाय ट्रीटमेंट विथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर। ऑटो इम्यून के लिए हम लोग यहाँ पर CD4, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूजिंग CD4, फर्स्ट सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम नॉनलेसी, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द, देखिए ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ग्लाइसिन X और Y, ये फर्स्ट एमाइनो एसिड यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 and 3 कैन बी एनी एमाइनो एसिड, और ये प्रेजेंट होते हैं कोलाजेन में, कोलाजेन। अब इनमें से कोई भी एक, खासकर ग्लाइसिन को अगर आप रिमूव कर देते हो तो इससे डिजीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ प्रोपेप्टाइड फ्रॉम कोलाजेन अल्फा चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। नेक्स्ट आर द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस इज थ्रू। ये तीनों डिजीज किसके थ्रू होता है? एरोजल फॉर्मेशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एरोजल के फॉर्मेशन से ये प्रोसेस, ये डिप्थेरिया, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज रोमैटिक
फीवर, तो रूमेटिक फीवर कॉज होता है, रूमेटिक फीवर कॉज होता है यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस पायरोजेंस, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है रूमेटिक फीवर कॉज करने। द पर्पस ऑफ एडिंग फाइटोहीमोएग्लूटिनिन to peripheral blood culture for the chromosomal analysis is to facilitate। तो ये फाइटोहेमोग्लूटिन क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, पोर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ जाता है और वो स्वेल कर देता है सेल का, जिसकी वजह से क्रोमोसोम इजीली विजुअलाइज हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ह्यूमन पॉइंटेड आईब्रो इज डोमिनेंट टू स्मूथ आईब्रो and widow peak frontal hairline is dominant to continuous hairline. What phenotype ratio would you expect to offspring from the marriage of individual heterozygous of both gene and individual homozygous for the both gene? Okay, दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, एक हेटरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। तो इसको कैसे लेंगे, पॉइंटेड आईब्रो को ऐसे लेते हैं, PE इज डोमिनेंट ग्रेटर देन क्या से स्मूथ आईब्रो, एक ये कंडीशन हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या है, फ्रंटल हेयर लाइन F इज ग्रेटर देन कंटिन्यूस हेयर लाइन F। तो यहाँ पर एक PE एंड SE F एंड C ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी एक इंडिविजुअल के लिए। जब क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, तो रिसेसिव कौन है, SE और C, तो ये होमोजाइगस हो गया। इससे गैमेट बनेगा SE और C और इससे 4 गैमेट बनेंगे, कौन कौन सा, PE एंड F एक, PE और C 2, SE और F और SE और C। अब ये इनके साथ में एक एक क्रॉसिंग होगा, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, तो ये 1:1:1 रेशियो का 4 फिनोटाइप रेशियो करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं, इफ ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप AB marries a woman of blood group A whose father is a blood group O, what is the difference? तो यहाँ पर AB क्या है, मैन का, और वुमेन का क्या है, A ब्लड ग्रुप, लेकिन उनके फादर क्या थे, O ब्लड ग्रुप, तो इनके पास O भी रहेगा, कैरियर O के लिए होंगे। अब यहाँ पर 2 गैमेट AB, यहाँ पर 2 गैमेट A और O, अब इनके साथ क्रॉसिंग AA, इनके साथ क्रॉसिंग AB, इसके साथ क्रॉसिंग AO और इसके साथ क्रॉसिंग OB। तो ये फिनोटाइप पूछा, तो A का 1 बनेगा, ये A टाइप होंगे, AB का 1 होगा और B का 1 होगा, यानी A B A एंड B, ये 3 तरह के फिनोटाइप बनेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जनरली रिकॉग्नाइज एंटीजन एसोसिएटेड विथ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 1 MSC डिटर्मिनेंट, क्लास 2 रहता तो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता, क्लास 1 हमेशा साइटोटॉक्सिक TC सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इंटरप्ट अल्फा हेलिक्स एंड आल्सो डिसरप्ट बीटा सीट। तो बीटा और अल्फा प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रोलीन अगर वहाँ प्रेजेंट होता है तो इसमें सिस बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट करते हैं, तो ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, बीटा टर्न में प्रेजेंट होते हैं ये कॉमनली, लेकिन ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में नहीं प्रेजेंट होता। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट कंसर्निंग एडमंड डिग्रेडेशन मेथड इज इनकरेक्ट। तो एडमंड डिग्रेडेशन के बारे में पूछ रहा है, तो एडमंड डिग्रेडेशन में फेनाइल आइसोथियोनेसाइड इज कपल्ड टू द एमाइनो टर्मिनस रेसिड्यू, ये ट्रू है। यूजिंग माइल्डली एसिडिक कंडीशन द मॉडिफाइड पेप्टाइड इज क्लीव्ड इनटू द साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ टर्मिनल एमाइनो एसिड एंड शॉर्टेन पेप्टाइड -1, ये भी सही है। वन ऑफ द PTC phenyl thiocyanated amino acid is separated from the original peptide, a new cycle of sequential degradation can begin, ये भी ट्रू है। फेनाइल आइसोथियोसाइनेट इज कपल्ड टू द कार्बोक्सिल टर्मिनस, नहीं, जब एन टर्मिनस में ये एसोसिएट होगा तो सी टर्मिनस में क्यों होगा, ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ये एन टर्मिनस में बाइंड करता है, सी टर्मिनस पे कभी भी बाइंड नहीं करेगा। A non-oxidative branch of pentose phosphate pathway does not include which of the following reactant। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जहां पर 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल कंबाइन करके 6 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव ब्रांच ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे।
तो राइबोलोज यहाँ पर 5 कार्बन का है, ये राइबोज 5 कार्बन में आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये ट्रू है। जाइलोज राइबोज के साथ कंबाइन करके सिडुलोहेप्टुलोज और फिर ग्लिसरल अल्डेहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म करता है, ये भी ट्रू है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट और ग्लिसरल अल्डेहाइड 5 कार्बन का ये, 3 कार्बन का ये, तो 8 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ सिडुलोहेप्टुलोज जो होता है वो 7 कार्बन का है, यही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे प्रोडक्ट 5 + 3 कंबाइन करके 7 कार्बन का कैसे दे सकता है, ये तो 8 कार्बन का देना चाहिए, ये तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 7 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, 7 3 10, यहाँ पर 6 कार्बन और 4 कार्बन, सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 7 कार्बन, 7 + 3 10 और 6 + 4 10, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट दोनों बैलेंस है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट, आंसर विल बी सी ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग पूछ रहा है। सिल्क फाइब्रोइन डिस्प्ले, सिल्क फाइब्रोइन बीटा कॉन्फर्मेशन को दिखाता है और ये हाईली एक्सटेंडेबल फॉर्म होता है। तो एक्सटेंडेबल फॉर्म होता है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटलेट सीट्स, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 7 एंगस्ट्रॉम का रिपीट्स होता है, तो इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा हाईली एक्सटेंडेबल में। बीटा शीट में 6.8 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इनके बीच में गैप कम होता है, ये श्रिंक रहेंगे। तो एक्सटेंडेबल पूछ रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। कार्निटीन इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कार्निटीन ट्रांसफरेज, एसाइल ट्रांसफरेज टाइप 1 टाइप 2 रिक्वायर्ड, जहाँ पे फैटी एसाइल कोएंजाइम को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाया जाता है। तो कार्निटीन डिसाइड करता है कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना है या नहीं होना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.05 नॉर्मल HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 8 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH में सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना मोलरिटी होगा या नॉर्मलिटी होगा। तो यहाँ पर पॉइंट कितना है, 8 ग्राम, 8 ग्राम डिवाइड बाई 40, तो ये कितना होगा, 8 5 40, 1/5 यानी 0.2, ये होगा मोलरिटी। अच्छा, यहाँ पर 0.05 है और ये वाला 0.2 है, तो दोनों को इक्वल करना होगा तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो अगर मैं 0.2 को 0.05 से कर दूँ तो ये वैल्यू कितना आएगा, ऊपर में क्या 20 और ये वाला 4 टाइम्स, यानी 1 लीटर में 0.05 है, तो मुझे 4 लीटर देना होगा, 4 टाइम्स के लिए 4 लीटर चाहिए 0.05 HCl टू न्यूट्रलाइज 0.2 मोलरिटी ऑफ NaOH। आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁸ मोल सॉल्यूशन ऑफ HCl। 10⁸ मोल को अगर मैं लूँ pH का वैल्यू, pH माइनस लॉग 10⁸, तो ये वैल्यू तो +8 होगा, तो ये तो बेसिक है, ये तो एसिड है, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब है यहाँ पे H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 10⁻⁻8 से नहीं हो रहा, प्लस वाटर से भी हो रहा है। H प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो वाटर कितना होता है, 10⁻, हम लोग को मालूम है H2 जब डिसोसिएट करता है तो H प्लस और वो H इक्वल अमाउंट बनाता है, और KW की वैल्यू है 10⁻⁻14, तो H प्लस का इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा, इसको 10⁻⁻7, ये इंडिविजुअल वैल्यू होगा, क्योंकि H और OH दोनों इक्वल हैं, तो 10⁻7 इसकी वैल्यू होगी। तो HW जो H प्लस W वाटर से आ रहा है, वाटर से, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻7, और H प्लस HCl से कितना आ रहा है 10⁻8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 10⁻8 प्लस 10 इंटू 10⁻8, ये कितना होगा 11 इंटू 10⁻8। अब इसको लॉग ले लें, लॉग माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻8, इस pH वैल्यू आ जाएगा, ये pH इक्वल टू, तो pH इज इक्वल टू +8 माइनस लॉग 11। अब ये 10 से ऊपर है, यानी 1 से तो कुछ वैल्यू ऊपर होगा, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आएगा, ये आगे 7 और 7 में से कुछ और माइनस होगा, यानी 6.9 में, ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट, ZDNA हेलिक्स इज ए प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, प्राइमरी फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बी फॉर्म होता है। इज फेवर्ड बाय अल्टरनेटिंग GC सीक्वेंस, यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये हमेशा फेवर करेगा GC, अल्टरनेट GC सीक्वेंस होने की वजह से ZDNA हेलिक्स फॉर्म करता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन HDNA बेस द थर्ड स्ट्रैंड पेयर्स विथ प्यूरिन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन करेक्ट है।
डिलीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीन विल रिजल्ट इन द परमानेंट लाइसोजेनिक स्टेज ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा क्रो। क्रो का डिलीशन हुआ तो लाइसो यहाँ पर लाइसोजेनिक कन्वर्ट कर जाएगा लाइटिक फेज में। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पूछ रहा डिलीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन परमानेंट लाइसोजेनिक ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो लाइटिक हमेशा लाइसोजेनिक में कन्वर्ट कर जाएंगे। लाइटिक फेज किस में कन्वर्ट कर जाएगा? लाइसोजेनिक। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज एम्बिसेंस इन जीनोम। एम्बिसेंस का मतलब होता है जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड कुछ प्रोटीन को कोड कर पाते हैं। जनरली क्या होता है, एमआरएनए किसी एक स्ट्रैंड से बनता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको बोलते हैं एम्बिसेंस। ये होता है एरेना वायरस में। डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। पेप्टिडाइल बोल रहा है, यानी बी साइट यहाँ पे ब्लॉक होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, ये शुगर मोइटिस की तरह जो जेनेटिक कोडोन को क्या करते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं या फिर करते हैं मिस मैच, या उसमें कह सकते हो मिस रीडिंग कर देते हैं, या उनमें जेनेटिक कोडोन में कुछ चेंजेस ले आते हैं। एरिथ्रोमाइसिन यस, ये पी साइट को बाइंड कर देता है और उनको ब्लॉक करता है। आंसर होगा ये बी ऑप्शन। प्यूरिमाइसिन ए साइट को ब्लॉक करता है। साइक्लोहेक्सामेट टीआरएनए, सॉरी प्यूरिमाइसिन ये मिमिक करता है टीआरएनए और ये ए साइट पे जाकर ब्लॉक करेगा, तो ये भी सही है। ए साइट पे दोनों ब्लॉक करते हैं, सी और डी। पी साइट को ब्लॉक करता है एरिथ्रोमाइसिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ए प्रोटीन कुड बी फॉर्म्ड बाय सिस्टीन यूजिंग, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड एसएच के बीच में होता है और एसएच के बीच में यहाँ पर एस, तो रिमूवल ऑफ H2 होना चाहिए। यानी ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन इस H2 को लेकर रिड्यूस ग्लूटाथाइन में कन्वर्ट कर जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द ई कोलाई आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय। RNA primer is synthesized by DNA primase which is also known as DNAG. Answer will be B option. ये लेनेंजर बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसी के साथ मैंने 1 to 50 क्वेश्चन नंबर फ्रॉम DBT 2011 का यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, और होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके DBT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ईयर के डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।